नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका अधिकारी वाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा जल्द ही आपके नज़दीक आ जाएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे तारीख बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे वो नज़दीक आती जाएगी। इसलिए तैयारी में थोड़ी पकड़ मजबूत बनाइए और रिवीजन करते रहिए। तो इसी रिवीजन को देखते हुए ये क्लासेस चल रही हैं। तो एक तरह से ये पूरी क्लास ही है आपकी, लेकिन इसमें आप पॉइंट्स के रूप में कुछ चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि आधुनिक भारत में तारीख ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। प्राचीन काल में आप घटनाओं पर आधारित देखते हैं इतिहास, लेकिन मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में तारीख पर आधारित इतिहास होता है। जैसे कि हम पढ़ेंगे अभी भारत छोड़ो आंदोलन 8 से 9 अगस्त 1942। मतलब कि 8 से 9 अगस्त क्यों है तारीख उसकी? पहली बात तो कि रात के 8 बजे को रात को शुरू हुई 12 बजे के बाद। तो जब 12 बजने वाले थे, 11 साढ़े 11 बजा होगा मान लीजिए, तो शुरू हुई। इसलिए वो 8 से 9 अगस्त तक चला भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसलिए ये कहा गया है। 14 जुलाई 1942 तारीख है। वर्धा कांग्रेस कार्य समिति द्वारा स्वीकृति मिली इसको। शुरुआत में तो लोग माने नहीं। जब गांधी जी ने इसका प्रस्ताव रखा तो गांधी जी ने कहा कि मैं अंग्रेजों की हार का कारण नहीं बनना चाहता, क्योंकि उस समय जापान हावी हो रहे थे भारत पे, और थोड़ा सुभाष चंद्र बोस भी चले गए थे वहाँ पे, तो दिक्कत हो रही थी। अंग्रेजों को लग रहा था कि जापान का गुलाम बनेगा भारत ब्रिटेन के हाथ से निकलने के बाद, ऐसा उनको लग रहा था। भारतीयों को भी लगा और उनको भी लगा, कांग्रेस जो थी वहाँ की उस समय, भारतीय नेशनल कांग्रेस, उसको। लेकिन धीरे धीरे स्थिति जब स्पष्ट हुई तो गांधी जी की बात लोग माने। तो गांधी जी ने कहा कि अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं इस देश की मिट्टी से भी इससे बड़ा आंदोलन खड़ा करके दिखा दूंगा। इसी आंदोलन में गांधी जी ने ऐसा बोला था। तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा कांग्रेस कार्य समिति जो थी उसने इसको स्वीकृति दे दी गई। 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक, जो बॉम्बे में है, मैदान है एक नाम का, ग्वालियर टैंक मैदान, वहाँ पे इसको प्रस्ताव पारित कर दिया गया। गांधी जी ने वहीं पर नारा दिया, करो या मरो और भारत छोड़ो। ठीक, दो नारे हैं उनके, भारत छोड़ो, इसी को भारत छोड़ो आंदोलन कहा गया। इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, अगर कभी आ जा अगस्त क्रांति, तो अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन एक ही है। ठीक, 8 अगस्त की रात को ही ऑपरेशन जीरो आर, ठीक, ऑपरेशन कौन सा है, जीरो आर, के तहत नेताओं को पकड़ लिया गया। अतः जनता ने भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः ही प्रारंभ किया। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसे जनता ने स्वतः प्रारंभ किया, किसी बिना बड़े किसी राजनेता के होते हुए? तो भारत छोड़ो आंदोलन ही उसका उत्तर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। इसी बीच में भारत सरकार, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो जगह जगह पर समानांतर सरकारें गठित हुई, पैरेलल गवर्नमेंट गठित हुई। कैसी थी ये सरकारें, देखिए। सबसे पहले बलिया में गठित हुई। बलिया में किसके नेतृत्व में गठित हुई? प्रश्न आते हैं इस तरह के। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार गठित हुई। ठीक, फिर उसके बाद मिदनापुर बंगाल में एक तालुका है, वहाँ पे तामलुक में जातीय सरकार गठन हुआ। मतलब मुस्लिम हिंदू सभी थे इसमें। और सतारा में सबसे अधिक समय तक सरकार रही। इसका नेतृत्व किसने किया? वाईवी चौहान, नाना पाटिल और अच्युत पटवर्धन ने। ठीक, इनके नाम भी याद रखिएगा। वाईवी चौहान का नाम अधिकतर आता है, लेकिन ये दो भी महत्वपूर्ण हैं, अच्युत पटवर्धन और नाना पाटिल। सारण को कुख्यात अपराधी जिला घोषित कर दिया। बिहार में है सारण जिला, तो वहाँ पे इसे कुख्यात अपराधी जिला घोषित कर दिया गया। कुछ जगह सरकारों ने अच्छे काम भी किए, सरकारों ने, जैसे तामलुक में किया, बलिया में अच्छा किया, सतारा में किया, और भी जगह सरकारें गठित हुई समानांतर। राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता जो थी, उन्होंने गुप्त रेडियो स्टेशन का संचालन किया था बॉम्बे में ही। किसी घर में छुप के उन्होंने क्रांतिकारियों को संदेश पहुंचाने का कार्य किया था, तो वही गुप्त रेडियो स्टेशन बना उनका। आंदोलन के दमन के लिए लाठीचार्ज और गोलियां चलाई गई, जिसमें 10,000 से अधिक व्यक्ति मारे गए। अनुमानित संख्या है, मारे तो ज़्यादा भी गए थे, लेकिन ये संख्या अनुमानित है। अगर अनुमानित संख्या 10,000 है तो आप इसका मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 टाइम्स कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। इसके विरोध में गवर्नर जनरल की कार्य समिति से त्यागपत्र दिया।
ये पूछा जाता है कि त्याग पर किसने किया। जैसे जब गवर्नर जनरल की कार में से त्यागपत्र दिया, MS अणे, NR जायकर और मोदी, होमी मोदी ने, ठीक। इनका नाम भी यार याद रखिएगा। ठीक, इनका नाम याद रखिएगा। राजगोपालाचारी जो थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उन्होंने इस आंदोलन की आलोचना की। मुख्य केंद्र इसके थे आंदोलन के, कौन कौन से मुख्य केंद्र थे, मतलब कहाँ कहाँ पे आंदोलन ज़्यादा तेज़ी से चला, तो देख लेते हैं। बिहार, मिदनापुर बता चुका हूँ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि। छात्रों, मजदूरों, कृषकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज देख लेते हैं, क्योंकि इसमें इनका महत्व भी है और इनके बारे में काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ। कब हुआ? 1897, कटक उड़ीसा में। ये ICS बने, लेकिन असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इनकी 4th रैंक थी, है ना, पूछा जाता है कभी, 4th रैंक थी। और CR दास से अनुमति ली। CR दास को ये अपना गुरु मानते थे, इनके राजनीतिक गुरु। लिख देता हूँ मैं। सुभाष के राजनीतिक गुरु CR दास थे। JL नेहरू के साथ इन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया, करीब 1927 के आसपास किया, ठीक है, मद्रास कांग्रेस के समय। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जापान एक भेजी सेना भेजी गई, वो पराजित हो गई, तो उसी के एक सेना अधिकारी थे, मोहन सिंह, ने आज़ाद हिंद फौज के गठन किया। ठीक, इसको आज़ाद हिंद फौज के रूप में संगठित किया। कब? सितंबर 1942 में। तारीख याद रखिएगा, आजकल एग्जाम को कठिन बनाने के लिए तारीखों का सहारा लेने लगे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1943, 1943, 2 अक्टूबर को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में इसका पुनर्गठन किया और इसे इंडियन नेशनल आर्मी का नाम दिया। सुभाष चंद्र बोस उस समय गए हुए थे जर्मनी, हिटलर का सहयोग मांगने। जापान गए, उसके उसके बाद उन्होंने जब यहाँ पे राम मनोहर वो नेता थे जो, उन्होंने उनको बुलाया और जापान या हिटलर के सहयोग से आ गए, और वहाँ पे इन्होंने प्रधानमंत्री तोजो से बात की जापान के, और इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। महिला रेजिमेंट गठित की एक, उसको रानी लक्ष्मीबाई दिया नाम, और लक्ष्मी स्वामीनाथन, इनको लक्ष्मी सहगल के नाम से हम लोग ज़्यादा जानते हैं, तो उसकी प्रमुख थी। पूछा गया था एक बार कि कूट में आया था, तो याद रखिएगा, लक्ष्मी स्वामीनाथन या लक्ष्मी सहगल। इंडियन नेशनल आर्मी के 3 कमांडर थे, कौन कौन से थे? PK सहगल, शहनवाज खान और गुरदयाल सिंह ढिल्लों। इन पर मुकदमा चलाया गया जब सेना हार गई इनकी। मणिपुर के मोइरंग तक पहुंच गई थी सेना इनकी, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया इन सबको। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया, और एक प्रसिद्ध नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लाल किला केस क्या है? इंपॉर्टेंट है। लाल किला केस इन्हीं तीनों सेना नायकों पर, सहगल, शहनवाज खान और ढिल्लों पर, गुरदयाल सिंह ढिल्लों, शहनवाज खान और PK सहगल, इन्हीं की पत्नी है वो लक्ष्मी स्वामीनाथन जो है ना, इसलिए वो लक्ष्मी सहगल हो गई। कांग्रेस ने बचाव कमेटी बनाई इनके लिए, भूला भाई देसाई की अध्यक्षता में बचाव कमेटी बनी, और अंततः इनको जनता के दबाव में रिहा कर दिया गया। ठीक, राजगोपालाचारी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसकी तारीख पूछा थी, जुलाई 1944। क्या था फार्मूला, देखते हैं। इन्होंने कहा कि पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए भारत को, मुस्लिम बहुत देश बना दिया जाए, मतलब पाकिस्तान को अलग दे दिया जाए, दोनों देशों की रक्षा, संचार और वाणिज्य जो है, वो मुद्दे जो हैं, रक्षा, वाणिज्य और संचार के मुद्दे, वो साझा हों, एक ही सरकार के पास हों, या फिर दोनों आपस में बातचीत करके तय करें। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया, और वीर सावरकर ने इसकी तीव्र आलोचना की। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, होना चाहिए। ठीक, तो आलोचना करने वालों में वीर सावरकर का नाम था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
गांधी जी ने बोला, इसी योजना को राजकुमार जारी किया कि अपने समय की सर्वश्रेष्ठ योजना है। और जिन्ना से इस मसले में बात भी की थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। विवल योजना देखते हैं। 14 जून 1945 लॉर्ड विवल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा 14 जून 1945, क्योंकि राजकुमाराचारी और इनकी 44 और 45 का अंतर है। शिमला सम्मेलन में भी कहा गया इसको, ठीक है, शिमला सम्मेलन भी कहा गया, शिमला में ही इनका ऑफिस था एक तरह से। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सभी सदस्य भारतीय होंगे, कहा। ठीक है, चलो भाई। अब एक दो तीन नहीं, अब पूरे पूरे भारत के होंगे सारे सदस्य, ठीक है, सभी सदस्य, याद रखिएगा। परिषद में हिंदू मुस्लिम संख्या बराबर होगी। अगर 5 हिंदू हैं तो 5 मुस्लिम होंगे, 10 हिंदू हैं तो 10 मुस्लिम होंगे, ऐसा। लेकिन गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार रहेगा। गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है। भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। बाकी योजनाएं की सारी फेल हो गई, लेकिन ये स्वीकार कर लिया गया कि हम अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। ठीक। इसी बीच में 1945 के चुनाव होने थे, 37 के बाद 1945 चुनाव है। दिसंबर 1945 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए। इस बार क्या हुआ कि हिंदू सीटों पे तो कांग्रेस को मिली, और मुस्लिम सीटों पे मुस्लिमों को वोट मिला। ठीक। मुस्लिम लीग को मतलब वोट मिला, ठीक। इसी हाल में 18 फरवरी को एक नौसेना विद्रोह हुआ, इसे रेटिंग भी कहा गया। ये बॉम्बे में एक जहाज था, HMIS करके, HMIS वह था तलवार। फेमस नाम इसका तलवार जहाज है। तलवार नामक जहाज के कुछ जवानों ने आंदोलन किया, मतलब विद्रोह किया। और जहाज पर भारत छोड़ो लिखा, किसने लिखा था? BC दत्त ने। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और आंदोलन किस लिए था? ये विद्रोह जो था नौसेना का, किस लिए था जिसे रेटिंग कहा गया? ये नस्ली भेदभाव के विरुद्ध था। वहाँ पे नस्ली भेदभाव होता था, वही हिंद, मतलब भारतीय अंग्रेज, गोरा काला। और दूसरी चीज़ कि जो आईने थे इंडियन नेशनल आर्मी, उस पर मुकदमा था, उसके विरुद्ध भी था। और मेन मुद्दा था कि खाना उनको अच्छा नहीं मिलता था, स्वास्थ्य उनका खराब हो रहा था, तो खराब खाने के भी विरोध में था। ये तीनों ऑप्शन याद रखिएगा, कभी प्रश्न आता है तो आप इसको सही कर सकते हैं। वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना के आग्रह पर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों ने कहा ऐसा ना करिए, आंदोलन आपके ऐसा करने से और कमज़ोर होगा, तो इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया। अब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है वो चर्चिल रहेगा, विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व के बाद अगर देखते हैं, 45 के बाद की अवधि का अगर प्रधानमंत्री देखेंगे तो वो एटली हो जाएगा, क्लीमेंट एटली। ये 45 से 55 तक रहेंगे, याद रखिएगा। इन्होंने 3 सदस्य भेजे भारत में, कौन कौन से? एक पैथिक लॉरेंस थे, ये भारत में सचिव थे, भारत सचिव उस समय थे, पैथिक लॉरेंस। स्टेफर क्रिप्स दोबारा आए भारत में। और एवी अलेक्जेंडर थे, ये नेवी प्रमुख थे। ठीक, एवी अलेक्जेंडर। योजना प्रस्तुत की गई मई 1946 में, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन आया मार्च 1946 में, योजना प्रस्तुत की गई मई 1946 में। अब योजना क्या थी ये देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इसके पॉइंट्स कभी कभी पूछे जाते हैं कि ऐसी क्या चीज़ थी कि जो योजना वेवेल प्लान कैबिनेट मिशन ने जो योजना प्रस्तुत की थी, इसके निम्नलिखित बिंदु हैं और इनमें से कौन सा बिंदु सत्य है या असत्य है, ऐसा प्रश्न आएगा। तो इसके बारे में आप देखते हैं। संविधान का निर्माण होगा, बहुत दिनों से बोल रहे थे, हम मान लिया, चलिए संविधान का हम निर्माण करेंगे, वो किया भी। प्रांतीय विधानमंडलों के 3 समूह बनाए इन्होंने, ABC। ये वैसे ही है प्रांतीय समूह जैसे कि भाषाई प्रांत आयोग द्वारा गठित किया गया था, जब पुनर्गठन आयोग बना था भारत में आज़ादी के पहले। तो जब आज़ादी भारत हो गई थी तो उसके पहले भारत में कौन कौन से प्रांत थे? ABCD श्रेणियाँ थी ना। ए श्रेणी में भारतीय ब्रिटिश प्रांत थे, B श्रेणी में रियासतें थी बड़ी बड़ी, है ना, ऐसे। और C श्रेणी में छोटी रियासतें को समूह था। और D श्रेणी एक थी, उसमें अंडमान निकोबार था। उसी तरह ये था। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश बनता है ना, ये सब कहानी चलती है, वो तो पॉलिटी का विषय है, हिस्ट्री में आते हैं। तो ए श्रेणी में क्या थे? मुंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, हिंदू बहुल क्षेत्र, यही ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे। पॉलिटी में भी ये हैं, यही श्रेणी चलेगी वहाँ पे भी। और बी श्रेणी में क्या था? उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, पंजाब, ये मुस्लिम बहु प्रांत थे। सी श्रेणी में थे बंगाल और असम, ये भी मुस्लिम बहुल राज्य थे।
मतलब मुस्लिम बहुल का मतलब है कि यहाँ तो सीधे सीधे मुस्लिम थे, यहाँ हिंदू भी थे। यहाँ भी मुस्लिम बहुल का मतलब संख्या इनकी ज़्यादा थी हिंदुओं की तुलना में। और क्या कहा इन्होंने, चलिए ये भी मान लिया। एक संघ का निर्माण होगा जिसमें रियासतें भी शामिल होंगी, लेकिन पाकिस्तान की जो मांग थी उसको अस्वीकार कर दिया गया। देखिए लिखा भी हुआ है, अस्वीकार कर दिया गया किसकी मांग को, पाकिस्तान की मांग को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। कुल 389 सदस्य होने थे इसमें, ठीक है, 89। तो 73 सीटें भाई मुस्लिमों को मिली, और बाकी सीटें जो 211 सीटें थी वो हिंदू कांग्रेस को मिल गई। भैया जिन्ना ने त्यागपत्र दे दिया कि भैया ऐसा नहीं है, हम नहीं करेंगे। तो उसने गुस्सा आ गया उसको, और उसने एक डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया 16 अगस्त 1946 को। एक 16 अगस्त 1932 है रैमजे मैकडोनल्ड अवार्ड की एक तारीख है, 16 अगस्त 1946। ठीक, डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, क्या कहते हैं इसे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ठीक, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया। और उसके साथ ही भीषण दंगे शुरू हो गए। बंगाल में काफ़ी दंगे हुए, बांग्लादेश की तरफ, और भारत में भी कई भागों में दंगे हुए। तो इस तरह कहानी चलती रही। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित हुई। कांग्रेस वो मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, बाद में शामिल हुए इसके 5 मंत्री। ठीक, लॉर्ड वेवल इसके अध्यक्ष थे अंतिम सरकार के, और उपाध्यक्ष कौन थे, अपने JL नेहरू। ठीक है, तो अंतिम सरकार में अगर अध्यक्ष देखा जाए तो कर लेते हैं, एक है अध्यक्ष, तो अध्यक्ष जो थे वो थे लॉर्ड वेवल। ठीक, लॉर्ड वेवल। और उपाध्यक्ष देखा जाए, उपाध्यक्ष तो वो थे JL नेहरू। ठीक है, ठीक, तो अध्यक्ष देखा जाए तो लॉर्ड वेवल थे, और उपाध्यक्ष देखा जाए तो वो JL नेहरू थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। भारत को आज़ाद तो करके छोड़ेंगे कम से कम आज हम। ठीक, 9 दिसंबर को डॉक्टर अमजद प्रसाद को संविधान सभा का गठन किया। ठीक, संविधान सभा का गठन किया गया, और 11 दिसंबर को इनको ही इसका अध्यक्ष चुन लिया गया। तो जनरल कार का मतलब प्रोटेम स्पीकर चुना गया था, और इनको अध्यक्ष चुन लिया गया बाद में। वही सिंपल सिस्टम था, 11 दिसंबर को ये अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद 13 दिसंबर को JL नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव पढ़ा। हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं कि JL नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव पढ़ा। एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि उद्देश्य का प्रस्ताव में क्या की चीज़ें शामिल नहीं थी। अभी कभी प्रश्न आ जाए तो याद रखिएगा, उसमें लोकतंत्र शब्द यूज नहीं किया है उन्होंने। JL नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव में लोकतंत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ठीक, 20 फरवरी को इटली ने 30 जून 1948 तक भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की। ये 20 फरवरी तक भैया ऐसा है, 20 फरवरी को कहा कि 30 जून 1948 तक घोषणा दो, लेकिन घटनाएं ऐसी घटी कि उसके पहले ही भारत को स्वतंत्रता करना पड़ा ने। मार्च 1947 में माउंट बेटन को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। ये अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के, ठीक है, माउंट बेटन। लेकिन अगर पूछा जाए अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो श्री राजगोपालाचारी थे। ठीक है, याद रखिएगा। माउंट बेटन ने एक योजना प्रस्तुत की जिसे बाल्कन प्लान या डिकी बर्ड प्लान कहते हैं, जो उन्होंने बाल्कन कंट्री जो थी वहाँ पे अप्लाई किया था। यूरोप में है बाल्कन देश, उन्होंने अप्लाई किया था। तो उन्होंने ये अप्लाई किया कि जो वहाँ पे ऐसी जाति विविधताएं थी, तो यहाँ पे भी ऐसा ही किया उन्होंने। हिंदू बहुल राज्य को भारत का हिस्सा बना दिया, और मुस्लिम बहुल राज्य को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। बंगाल और पंजाब के दो हिस्से में विभाजन कर दिया गया, चलिए ठीक है। ठीक, हिंदू बहुल और मुस्लिम बहुल राज्य। ठीक, बंगाल और पंजाब के दो हिस्से कर दिए, पाकिस्तानी पंजाब और इंडिया पंजाब, है ना, ऐसे ही। और बंगाल में बांग्लादेश बना ही दिया उन्होंने। रियासतों को दो विकल्प दिए गए, भारत या पाकिस्तान। एक विकल्प था, वैसे
रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे, ठीक है, भारत, पाकिस्तान या स्वतंत्रता। लेकिन जेएल नेहरू ने कहा ऐसा नहीं है, रियासतों को भारत चुनना होगा या पाकिस्तान। स्वतंत्र रहने का निर्णय नहीं होगा कि भारत में एक रियासत स्वतंत्र चल रही है, ऐसा ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलेगा। तो भारत या पाकिस्तान। हैदराबाद की पाकिस्तान में सम्मिलित होने की मांग को मना कर दिया। ऐसा है, हैदराबाद नहीं शामिल होगा। हैदराबाद के पाकिस्तान में शामिल होने की मांग को मना कर दिया। भैया पटेल जी ने कहा ऐसा नहीं है भैया, अब उनको जाना हो तो हैदराबाद जाएंगे, पाकिस्तान मतलब एक पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान हैदराबाद भारत के अंदर है, बीचों बीच। ऐसा कैसे कर सकते हैं? आज भी ये हरकतें चलती रहती हैं, इसको भी पाकिस्तान बनाने की कोशिश में हैं लोग, लेकिन मंसूबे कामयाब कहाँ होते हैं। इसके बाद घटनाएं ऐसी घटती गई और फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया। यही अनुच्छेद बनते हैं बाद में हमारे इसके। तो 394 395 अनुच्छेद हैं, 93 से 295 तक, 395 तक। तो ऐसे यही अधिनियम है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या है, ठीक। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 35 के बाद ये आया अधिनियम। तो 18 जुलाई को पारित किया गया, याद रखिएगा, 18 जुलाई को पारित किया गया। सम्राट जॉर्ज 6 ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और भारत और पाकिस्तान डोमिनेंट स्टेट के आधार पर स्वतंत्र हो गए। कुछ चीज़ें बची थी इसलिए डोमिनेंट स्टेट के आधार पर स्वतंत्र हुए थे, लेकिन पूरी तरह से बाद में स्वतंत्र हुए। अब क्या बचा? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ रियासत, ये बाद में शामिल की गई। जम्मू कश्मीर का मसला जेएल नेहरू ने अपने हाथों में लिया, वो बाद में कुछ विवादों के बाद शामिल हुई, जब पाकिस्तान के कबाली लोगों ने यहाँ पर हमला कर दिया था भारत में। किया तो पाकिस्तानियों ने था, लेकिन वो कबाली बोलते हैं कि कबाली थे वो। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया पटेल जी ने और इसको शामिल कर लिया। जूनागढ़ रियासत का राजा तो पाकिस्तान में शामिल हुआ, इसको भी रोका। इसका जो राजा था, शासक था जूनागढ़ रियासत का, ये तो पाकिस्तान भाग गया, लेकिन यहाँ जन्म संग्रह कराया गया और भारत में तो शामिल कर लिया गया। तो इस तरह भारत को हमने स्वतंत्रता दे दी, ठीक। तो इसके लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी क्लास हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बाद में, क्योंकि ज़्यादा क्लासेस करने के लिए कोई वो नहीं है मेरे ख्याल से। इसके बाद हम लोग अपनी क्रांतिकारी क्लास संपन्न करेंगे, जिसमें हम लोग भारत के क्रांतिकारी और कुछ किसान आंदोलन पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अब आखिरी क्लास में इसको समाप्ति कर दिया जाए, क्योंकि इस समय बहुत हो गया है। कुछ दिनों में कुछ अच्छी चीज़ें लाएंगे जिससे कि क्लास और बेहतर हो सके, ठीक, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में भी आपको मदद मिले। ओके, थैंक यू।